जय माता की मित्रों, आज आप देख ही रहे होंगे मैंने एक कुंडली रखी हुई है आपके सामने और हम लोग अभ्यास करेंगे। अब नॉर्मल जो प्रेडिक्शन हम लोग जिस तरह से करते हैं, आजकल जो बताया जाता है हम लोगों को, देख ही रहे हैं आप, कालसर्प। इस कुंडली में भी वैसा कुछ है, लेकिन हकीकत क्या है? अगर कालसर्प दोष है इसकी कुंडली में, तो ये जातक को इतने अच्छे फल कहाँ से मिल गए? से इनका वाइब जो है बहुत धार्मिक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अब इनका खुद का बात करें, लंबे चौड़े हैं, शरीर से बहुत स्वस्थ है, बॉडी बिल्डिंग भी किए थे, कॉलेज में इलेक्शन तक जीते हुए हैं, छोटे मोटे इलेक्शन वगैरह में भी गए हुए हैं। तो फिर कालसर्प दोष में इतना सब कुछ क्यों मिल गया? हकीकत क्या है? क्या कालसर्प दोष होने से बाकी के ग्रहों का फल नहीं मिलता है? कालसर्प दोष, अगर हम लोग ज्योतिष की किताबें, जो हम लोगों के पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हम लोगों को दिया, श्लोकों में जो भी हम लोगों को फिलहाल प्राप्त है, श्लोक तो बहुत से थे, किताबें भी बहुत सी थी, लेकिन उन वर्षों में जब वो किताबें थी, तब शायद उन समय के विद्वानों में वो ज्ञान भी था। लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते भी हैं कि वो सब किताबें कितने कितने महीनों तक आग लगाने की वजह से बनारस विश्वविद्यालय हो या नालंदा हो, बहुत महीनों तक जला है। उनमें वो सब किताबें भी जल गई और वो ज्ञान भी जो उस समय के इंसानों में था, उन समय के विद्वानों में था, पूरी तरह हम लोगों के पास आया भी नहीं। और जो कुछ आया उसमें कहीं पे भी कालसर्प दोष जैसा कुछ नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार कालसर्प दोष को भूलते हैं। इनका देखिए 10वें घर में सूर्य है और गुरु भी है साथ। तो क्या सरकारी नौकरी गजब ही हो गए, मिलना चाहिए, होना चाहिए? नहीं है, क्यों नहीं है, बातें करेंगे। चंद्रमा और बुध 11वें स्थान पे बैठे हुए। चंद्रमा और बुध, चलिए मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 11वां स्थान तो पसंद और नापसंद का है ही नहीं। यहाँ पे भी तो जो भी बैठेंगे वो अच्छे फल देंगे और देते भी हैं, फिर मिल क्यों नहीं रहे? अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, सिंह राशि पे। लेकिन अगर भाव के हिसाब से देखें, 12वें स्थान पे तो शुक्र का मेन दिक्बल प्राप्त होता है, यहाँ पे भावबल प्राप्त होता है। और मंगल भी है जो 8वें स्थान का मालिक है, 12वें स्थान में, जैसा कि बोला जाता है विपरीत राजयोग। कारण क्या है? 5वें और 6ठे स्थान का मालिक शनि है, वो भी 12वें स्थान पे। 5वें घर का मालिक 12वें स्थान पे, मतलब आपका विद्या बुद्धि का क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि आप विदेशों में रह सकते, फॉरेन कंट्री में आपका भाग्य उदय होगा। फिर तकलीफ कहाँ है? अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जन्म कुंडली के उस विषय के बारे में जिसके बारे में बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन सही तरह से उसकी व्याख्या शायद कोई कर नहीं रहा। या ऐसा भी हो कि उस विद्वान से जिसने सही सही ग्रह नक्षत्रों को समझा, उससे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, सिवाय एक दो जिनकी गिनती मेरे गुरुओं में। अब थोड़ा इस प्रिडिक्शन से हटके थोड़ी अलग बात, इसकी भी बात करेंगे। हो सकता है इस विषय में ये एक वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो भी बनाना पड़े इसी मैटर को लेकर, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप बोलेंगे कि इसका पूरा अध्ययन करना है हम लोगों को, तो जरूर बनाएंगे। पुराने समय में करीब करीब 70 साल पहले तक सही समय की गणना एक बड़ा ही कठिन कार्य, और ज्योतिष के सही जानकार भी बहुत कम थे। करीब करीब आज भी ऐसा ही है, लेकिन समय की गणना सही होने लगी। उस समय में जब विद्वान ज्योतिष आसपास उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो स्थानीय कर्मकांडी पंडित होते थे, उससे ही घरों में बच्चों के जन्म के समय में एक छोटा कागज में लिखवा लिया, जिसको टेवा बोला जाता था, और जिससे चंद्र कुंडली आसानी से बन जाती, और उससे शादी विवाह नामकरण वगैरह सब संस्कार हम लोगों के परिवारों में होते थे, और आज भी बहुत सी जगह होते हैं। उन स्थानीय पंडितों को ज्योतिष का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता था, लेकिन कर्मकांड का पूरा ज्ञान उन लोगों को रहता था। मुहूर्त देखना और बाकी सब संस्कार जो बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद जो भी होते थे, वो सबका शुभ मुहूर्त में पूरा करवाने में वो बड़े ही सिद्धस्त होते थे। और उस वजह से वो पीढ़ी संस्कारी, बड़ों का सम्मान, जनमानस का भला, सब कामों में सबका सहयोग लेना और खुद भी सबका सहयोग करना, वो सब संस्कारों से ओतप्रोत हम लोगों के बुजुर्ग थे। और आज उस टेक्नोलॉजी ने हर गली में ज्योतिषी पहुंचा दिए, लेकिन वो कर्मकांडी विद्वान लुप्त होते चले गए। और उस कर्मकांडी विद्वानों का कार्य भी
आज के हम लोग, मैं अपने आप को जोड़ देता हूँ, हालांकि मैं कर्मकांडी नहीं हूँ और नई प्रोफेशन है मेरा ज्योतिष, न मेरा कोई फीस है, न मैंने कभी आज तक इससे कोई अर्निंग की है, नहीं मेरी इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ इससे। फिलहाल प्रेजेंट, कल क्या होगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन प्रेजेंट मेरा व्यू यही है कि जो सही जानकारी है वो आप लोगों तक, वो भी कर्मकांड का जो काम था वो भी आजकल के हम लोगों के ज्योतिषियों ने अपने अंदर समाहित कर लिया। क्या ये सही है? नतीजा हम लोगों के सामने है। जो हम लोग प्रेजेंट में देख रहे हैं, जन्मपत्री में जब सब कुछ चंद्र कुंडली से ही होता है, तो फिर आज उसको छोड़कर हम लोग लगन कुंडली के पीछे क्यों भाग रहे हैं? चंद्र सूर्य जो प्रत्यक्ष है, जिनको हम लोग आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि बाकी ग्रह को देखना बड़ा ही मुसीबत का काम है। उसके लिए आपको टेलीस्कोप लेना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा भूगोल का। तो फिर जब चंद्र कुंडली से आपके विवाह के नक्षत्र में लापक गुण मिलान सब देखा जाता है, चंद्र कुंडली से दशा महादशा देखी जाती है, चंद्र कुंडली से राशि देखी जाती है, तो फिर लगन कुंडली पे इतना जोर हम लोग, मेरे समझ से बाहर की बात है। क्योंकि लगन कुंडली का फलादेश जब हम लोग ऑनलाइन बैठते हैं और किसी से पूछते हैं, अच्छे विद्वान से जिनका फीस भी हाई फाई है, फिर भी मिलता नहीं। उसका कारण तो मैं ऑनलाइन तो इतना डीपली तो नहीं बता सकता, क्योंकि इससे बहुतों को क्या होता है कि वो हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के समझने के लिए, या जो मैंने समझा है वो बता सकता हूँ कि लगन तो 12 ही है। और एक हॉस्पिटल में, जहाँ शहर में हो गाँव में हो, कि एक ही हॉस्पिटल है और वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे जाके देखिए आप, 1 मिनट में या 10 मिनट में बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो सबका किस्मत एक जैसा एक टाइम में पैदा हुआ बच्चों का क्यों नहीं हो? उसका एक नॉर्मल कारण है, जो बच्चा जिस परिस्थिति में, जिस काल में, जिस स्थिति में और जिन माँ बाप के जिस घर में पैदा होता है, उसका भाग्य, उनके माँ बाप, वो परिस्थिति, वो समाज, वो गांव और उस समय के उसके संस्कारों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब से एक बच्चा, सेम टाइम में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा एक बहुत अच्छे कर्मकांडी विद्वान जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, जिनको सब चीज़ का ज्ञान है, या उनके मित्रों को ज्ञान है, या उनके परिवार में किसी को ज्ञान है, उस घर में पैदा हुआ। और एक बच्चा एक बहुत ही ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जाता, उनको माना नहीं जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि दोनों का कुंडली एक ही है, लेकिन दोनों बच्चे किस तरह की प्रोग्रेस करेंगे? सेम ही प्रोग्रेस करेंगे, ये फैक्ट है, सेम ही प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन अपनी अपनी लाइन, क्योंकि संस्कार चंद्र कुंडली से मिलेंगे। आपके माता पिता का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, आपके परिवार का इफेक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, उस वातावरण का इफेक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हम लोगों की चंद्र कुंडली। जन्मपत्री देखते समय हम अगर इन्हीं ग्रहों की, चाहे चंद्रमा या सूर्य है, डीप स्टडी कर लें, तो शायद लोगों को मनमाफिक रिजल्ट मिल। हम लोग भाग रहे हैं राहु के डर को, जैसे काल सर्प दोष, शनि की पीड़ा का निवारण करने में, काल सर्प दोष का शांति करवाने में, पितृ दोष का शांति करवाने में, मांगलिक दोष का उपाय करने में लगे रहते हैं। लेकिन चंद्रमा के विषय में, सूर्य के विषय में, चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, सूर्य जो आपकी आत्मा का कारक है। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना घर चेंज कर देता है, एक राशि चेंज कर देता है, सूर्य 1 महीने में कर देता है। और शायद आपको पता भी है कि पश्चिम साइड में, अमेरिका, यूरोपियन देशों में ज्योतिष चलता है, लेकिन वो सूर्य पे डिपेंड रहता है। उनका भी परफेक्ट होता है, उनका भी मिलता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं ये सब ज्योतिष के, आप लोगों ने सुना भी होगा। हम लोगों को साइड में जितने भी पाराशर ज्योतिष है या वरामीर है, ये सब चंद्रमा से डिपेंड करके, चंद्रमा के ऊपर पूरा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है। और जो कुछ किताबें आती है जिनको हम लोग बोलते हैं ना यवन ज्योतिष, यवनाचार्य, वो कौन है?
वो सूर्य ज्योतिष, उसी के ऊपर लिखा गया है सब कुछ। वो भी इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? फिर बाकी ग्रहों की क्यों नहीं होती है? फिर तो आपको ये भी करना चाहिए कि गुरु के विषय में एक अलग नहीं कर, जो ग्रह साक्षात आपको दिखाई दे रहा है नजरों से, दिन का प्रभुत्व सूर्य के पास है, रात्रि का प्रभुत्व चंद्रमा के पास है। चंद्रमा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने का कारण यही है कि वो 2.5 दिन आप एक राशि पे रहता है, फिर राशि नक्षत्र उसका चेंज होते जाता है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट। और उसी की गणना से हम लोगों का पूरा ज्योतिष, पूरी गणना, पूरी मैथ्स उसी के ऊपर डिपेंड है। अब ज्योतिष की गणना में अगर हम लोग उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट दें, उसको ज्यादा अगर समझे, तो शायद हम लोग कुछ सटीकता के नजदीक पहुंच सके। अब जैसे इसी कुंडली की बात करते हैं, होता क्या है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी माता है, चंद्रमा आपके पिता से भी कनेक्ट करवाता है, क्योंकि जब आप माता का सम्मान करते हैं तो पिता का सम्मान ऑटोमेटिक ही आपके मन में आ जाता है। अगर माता और पिता में झगड़ा नहीं है और प्यार से रह रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके मन में पिता के प्रति भी सम्मान आ जाता है। चंद्रमा आपका परिवार है, चंद्रमा आपकी भूमि है, चंद्रमा आपका घर है, चंद्रमा आपका मोहल्ला, गली और गांव, समाज सब। जब आपको संस्कार दिए जाते, जब आप बचपन में या आज भी आप सुनते होंगे, जब घर से बाहर निकलते हैं या कोई काम के लिए जाते हैं तो एक लोक भाषा है, अपना चंद्रमा देख के चलना। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लानेट यही है और उसको हम लोग एकदम साइड करके रखते हैं। हम लोग गुरु के साथ भागते हैं, शनि के साथ भागते हैं, राहु के साथ भागते हैं या मंगल के साथ भागते हैं। 4 ग्रह के साथ बहुत ज़्यादा भागते हैं और चारों ग्रहों का ही डर हम लोगों को बैठा दिया जाता है। होता क्या है, मेरी जो थिंकिंग है, मैंने जो रिसर्च किया है आज 30-35 सालों में, रिसर्च मतलब ये समझ सकते हैं मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ और मैं इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ उन लोगों की तरह, अपने पूर्वजों की तरह कि मैं इसके बारे में कोई रिसर्च कर सकूँ। हाँ, कुंडलियाँ देखिए, उसके ऊपर अभ्यास के विषय में ही बोल सकते। जब चंद्रमा आपका खराब होगा तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक नेगेटिव रिजल्ट देंगे और उसी का नतीजा प्रेजेंट में हम लोग भोग रहे हैं। अब इनका क्या है, देखिए, चंद्रमा अपनी राशि पे 11वें घर में बैठा है, कोई भी काम में हाथ डालो इनको फायदा ही फायदा है। सूर्य गुरु साथ में बैठे 10वें घर में, कर्म क्षेत्र इतना जबरदस्त बलवान है, अगर ये सामने वाले के साथ से ये टीचिंग लाइन में जाए, किसी को समझाएं या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई और भी लाइन जिसमें इनको सामने वाले को कन्विंस करना पड़े, बहुत अच्छा से कन्विंस कर देंगे। और ये आज भी हकीकत है, बातों का अंबार है इनके पास। एक जो इनको जानता है वो हकीकत जानता है, लेकिन ये जैसे ही कोई नए आदमी के साथ मिलते हैं तो वो इनसे प्रभावित होता है इनकी बातों को सुन के। लेकिन हुआ क्या, राहु हस्त नक्षत्र पे बैठा हुआ है लगन। अब हस्त नक्षत्र इनका और राहु कन्या राशि, इनको इतना ज़्यादा माइंड शार्प कर देता है कि हमेशा इनके दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। चंद्रमा 11वें घर में बैठा हुआ है, बचपन से अपने परिवार में या अपने घर में सब जगह से इनको कहीं से कोई तकलीफ इनको मिली नहीं, न शारीरिक मेहनत के लिए मिली, न रुपए पैसे के लिए मिली, न कोई और वजह से मिली। तो राहु इनका दिमाग को और चंद्रमा की वजह से इनके साथ हुआ क्या कि ये सोचने लग गए कि मैं सही हूँ हर जगह, और उसका उल्टा इफेक्टिव इनके साथ क्या आया, जब इनको लगने लग गया कि मैं सही हूँ तो उसका रूपांतर हुआ फिर कि मैं ही सही हूँ। राहु ने दिमाग घुमा दिया और अपने आप को सही साबित करने के लिए इनके साथ बचपन से आदत पड़ गई झूठ बोलने। अब देखो साहब क्या होता है इफेक्ट चंद्रमा का, हर बात में झूठ को यूज करना, छोटी छोटी बातों में झूठ को यूज करना, इनके चंद्रमा को और कुछ हद तक सूर्य को वीक करके जाता है।
अगर इनका सडबल देखा जाए, सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लेकिन झूठ बोलने की कला, उसके बाद में इनकी लाइन आ गई नशेपति की। क्योंकि जैसे ही चंद्रमा वीक हुआ तो राहु ने अपना इफेक्ट दे दिया। अब आते हैं कालसर्प पे। क्योंकि चंद्रमा अगर वीक नहीं होता तो राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कारण, राहु बैठा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है, और सूर्य इनके यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन राहु कन्या राशि पे भी बैठा हुआ है, उसका भी इफेक्ट आएगा। कन्या राशि पे और वृष राशि पे दो जगह विद्वानों ने राहु को उच्च का बताया। कौन सही है कौन गलत, लेकिन ये एक हकीकत है कि कन्या राशि का राहु योग कारक होता है, और है भी, आज भी है इनके साथ। लेकिन इन्होंने इसका इफेक्ट क्या किया, चंद्रमा खराब होने की वजह से कुछ हद तक सूर्य भी धीरे धीरे इनका खराब होते जा रहा है। सूर्य खराब होने का कारण क्या हुआ, इनका रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और नशे पते की आदत। कुछ हद तक हम लोग शुक्र मंगल और शनि का योग 12वें घर में, जानता नहीं इतना, लेकिन ये भी चरित्रहीनता देता है। अगर चंद्रमा खराब हुआ तो ये भी खराब हुआ है, ये हकीकत होगा। अब ये बताए या नहीं बताए, मैं जानता भी नहीं इनके बारे में इतना, लेकिन ये चीज भी देता है। अब एक चीज हम लोग इन ग्रहों की बातें कर रहे हैं, अगर एक चीज सोच के देखिए आप कि अगर इनका चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि में बलवान होके अगर खराब होता है तो बाकी ग्रहों का इफेक्ट पड़ जाता है। चलिए अगर चंद्रमा भी खराब हो गया, लेकिन अगर सूर्य भी स्ट्रोंग रहता है, 12वें घर का मालिक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रोंग रहता है तो ये आदमी सत्य का पक्ष लेंगे, सही चलेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, और खुद भी उस पर चलेंगे। ये कहते तो आज भी सही है, ये इनकी खास बात है, बोलते आज भी सही है लेकिन खुद नहीं चलते। उसका इफेक्ट क्या हुआ, बाकी ग्रहों का इफेक्ट इनके ऊपर आ गया। अगर सूर्य का तेज इनके अंदर होता तो बाकी किसी ग्रह की जो भी पोजीशन है वो पॉजिटिव एनर्जी इनको प्रदान करती है। अब मतलब मेरे को इतना बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये कुंडली देखी, मैंने सोचा बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत बढ़िया और बड़े आदमी होने चाहिए। कारण राहु लग्न में तो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, सूर्य गुरु 10वें घर में बैठे हुए, चंद्रमा बुध क्या कहना 11वें घर में, शुक्र मंगल और शनि का योग 12वें घर में। शुक्र भाग्य का मालिक है, बुध आपका 11वें घर में लगन का मालिक है और 10वें घर का मालिक है। तो फिर ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात देखिए, इनको शुक्र की महादशा चल रही है, जो इनके 9वें घर का मालिक है। फिर ये सब क्यों हो रहा है। और शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा है, जो 1/4/20 से 1/12/22 तक रहेगी। गुरु इनका है चौथे घर का और 7वें घर का मालिक। अगर यहाँ पे गुरु दोष भी देखे हम लोग, अगर ये भी माने कि चलिए गुरु दोष है, तो चंद्रमा से गुरु तो 9वें स्थान में पड़ता है, तो फिर कैसे बोल सकते हैं। अगर चंद्र राशि से देखें हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन राशि 9वें स्थान में पड़ता है। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से गुरु भाग्य का मालिक है, अच्छा फल मिलना चाहिए। और शुक्र में गुरु कभी खराब फल मिलता भी नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है अभ्यास में, शुक्र में गुरु का जब अंतर आता है, एक शुभ ग्रह में शुभ ग्रह का जब अंतर आता है तो खराब फल नहीं मिलता। लेकिन इनके साथ उल्टा हो रहा है। मतलब ये 2-3 सालों से इनके साथ खराब से खराब होते जा रहा है। कुछ पेंडेमिक का कारण है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेंटली और खराब होते जा रहे हैं। अब ये चंद्रमा
से अगर हम लोग चंद्र कुंडली से देखें इनका, तो चंद्र कुंडली से देखिए आपके तीसरे घर में राहु पड़ता है, और लग्न कुंडली से देखिए चंद्रमा और बुध 11वें घर में बैठे हुए। मतलब बड़े भाई बहन का सहयोग इनको हमेशा मिलता है। हकीकत है, आज भी मिलता है, आज भी मिलता है इनको बड़े भाई बहन का सहयोग। लेकिन उस सहयोग को, उसके विषय में ये लोग कुछ प्रोग्रेस कर सके, वैसा इन्होंने कुछ नहीं किया। जब बुध, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब चंद्रमा खराब होगा आपका, या आपने खराब कर लिया अपने कामों की वजह से, चाहे आपने माता का अनादर किया हो, चाहे अपने घर का अनादर किया हो। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा पब्लिक का भी कारक है, घर के मेंबर्स का भी कारक है, परिवार का भी कारक है। अगर उनका भी अनादर किया हो, झूठ बोल के, धोखा दे के, तो फिर चंद्रमा साइलेंट होते ही बुध का इफेक्ट आपके दिमाग पे चालू हो जाएगा, फिर और झूठ बोलेंगे, और धीरे धीरे फिर आत्मा का स्थिति है आपका, सूर्य का, ऐसा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा मैं गलत कर्म कर रहा हूँ क्या। मतलब आप एक नॉर्मल आदमी हो जाएंगे। जैसे एक चोर चोरी करता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसको थोड़ा मन में तकलीफ होता है कि नहीं मैं चोरी कर रहा हूँ, गलत काम है ये। लेकिन जब वो 10, 20, 50 बार कर लेता है तो वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर उसके हिसाब से वही उसका धर्म है, फिर वो नहीं जानता वो गलत काम कर रहा है। ऐसा ही कुछ हालत चंद्रमा और सूर्य को खराब करने की वजह से होता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में कभी खराब नहीं होते। एक अगर कुछ गड़बड़ होगा तो दूसरा अच्छा होगा, दोनों एक साथ कभी खराब नहीं होते। और 60% कुंडली में मैंने देखा है कि दोनों का ही फल पॉजिटिव होता है जन्मते समय बच्चे का। खराब कौन करते हैं? हम लोग खुद करते हैं, अपने छोटे छोटे सुख के, छोटे छोटे कारणों की, छोटे छोटे सुख पूरे हो जाए उनकी वजह से, चाहे झूठ बोल के, चाहे धोखा दे के, चाहे उससे कनेक्टेड काम करके। अगर चंद्रमा या सूर्य आपको खराब करना है तो सबसे खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है झूठ बोलो, धोखा दो, अपना उल्लू सीधा करो, बाकी खराब हो जाएंगे। अब हो सकता है आने वाले समय में यही कंडीशन गुरु की महादशा है और उसके बाद में इनको शनि की आएगी। हो सकता है कि ये कोई कारणवश पैसे कमा ले, जो कि मेरे को नहीं लग। कारण क्या है कि नहीं लगने का कारण भी है मेरे पास, क्योंकि 8वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है और ये तीसरे घर का भी मालिक है। तो 8वें घर का मालिक 12वें घर में विपरीत राजयोग देता है। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ किए बगैर सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, आपसे मेहनत करवाएगा वो। और मेहनत करने में ये अब धीरे धीरे नेगलेक्ट होते जा रहे हैं। इनका शौक हो गया अलग ही टाइप का, ज्ञान देना, और कुछ नीची कैटेगरी वाला आदमियों के साथ वार्तालाप में या उनके साथ संगत, मतलब इनकी जो सुन सके, इनको जो सही राह दिखा सके, उनके सामने तो इनको झुकना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा उनकी बात, उसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसा कुछ होता है। चंद्रमा और सूर्य को अगर हम लोग खराब कर लें, अगर वो अच्छे हो हम लोगों की कुंडली में, तो जहाँ तक मैंने अभ्यास में देखा है कि नीच के 2-2, 3-3 ग्रह होने के बावजूद, खराब जगह के मालिक खराब जगह में या अच्छी जगह में ऊंच के होने के बावजूद, मतलब 3, 6, 8, 12 के मालिक उच्च के हैं और केंद्र के मालिक नीच के हैं। ऐसा कुंडली मैंने देखा है कि वो लोग भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस या एक लेवल तक, नीचे से एक लेवल तक उठ के आए हैं। उसका कारण इतना ही है कि 2 में से 1 ग्रह को
एक इंसान मेरा दोस्ती है, उसको तो मैं जानता हूँ, मतलब जितना जगह दिखाया सब जगह यही बोला कि ये कुंडली कोई अच्छी नहीं है और कोई तरह का सुख इस कुंडली में नहीं है, जैसे तैसे करके अपना जीवन काटेगा। उस आदमी ने जीवन में एक ही काम किया, परिवार में रहते हुए अपने लिए कुछ नहीं किया, और धीरे धीरे आज प्रेजेंट की कंडीशन उसकी ऐसी हो गई कि वो झूठ नहीं बोलता है। वहीं पे झूठ बोलता है जहाँ पे नौकरी करता है, और उस नौकरी के अंदर कोई पार्टी से मिलना हो या डिपार्टमेंट में जाना हो, और वहाँ पे अगर झूठ नहीं बोला तो उसके ओनर को या उस फर्म को नुकसान हो सकता है। वहाँ पे ही झूठ बोलता है, और वो भी उस समय तक जब तक उस ऑफिसर से पूरा फ्रैंक नहीं हो जाए। उसके बाद में हकीकत भी बता देता है। धीरे धीरे हुआ क्या, उस 2 आदतों की वजह से वो बहुत अच्छे से जीवन काट रहा है अपना। हाँ, हालांकि आज भी उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है, परिवार है, मान सम्मान है, माता का भक्ति करता है, अपना जीवन काट रहा है आराम से। लेकिन सब कुछ होते हुए एक ऐसी कुंडली और भी है मेरे पास, जिनकी कुंडली में इतने राजयोग है, उसके बावजूद भी सब तरफ से खराब चल रहा है। कारण काली ये सूर्य और चंद्रमा का खराब होना या कर देना। आप भी थोड़ा जब भी करें किसी भी कुंडली के ऊपर रिसर्च या उसका प्रिडिक्शन, तो थोड़ा सा समझे कि जिसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड, उसकी स्टोरी, वो सब पूरा पता करें, तब जाके प्रिडिक्शन आपकी सही बैठेगी। क्योंकि हम लोगों के पास अनजान आदमी की जब कुंडली आती है तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि वो आदमी कैसा है, उस आदमी ने आज तक क्या किया है, और उसके ग्रह के इफेक्ट में भी चंद्रमा और सूर्य का इफेक्ट उसके ऊपर कैसा जा रहा है, बाकी ग्रह का इफेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं ना, सूर्य से ये ग्रह अस्त हो गया, वो अस्त हो गया। अस्त का मतलब क्या होता है? सूर्य के तेज के सामने वो गौण हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मांड से गायब हो गया, वो ब्रह्मांड में है, प्रेजेंट है वो, लेकिन उसकी जो रश्मि है वो उस समय में, उस पीरियड में उस जातक को नहीं मिल रही है। तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रश्मि उस जातक को मिलेगी नहीं, मिल रही है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सूर्य के ऊपर है कि जैसे गुरु अस्त हो गया सूर्य की वजह से, तो गुरु का जो फल उस जातक को मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य की है, सूर्य देता है उस फल को। गुरु का जो इफेक्ट है वो सूर्य उस जातक को प्रदान करेगा। इसको थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में हम लोगों को सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अस्त है, वो अस्त है, ये वक्री है, ये है, और फिर हो गया। डर से निकलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और इस समय में आप महामारी से कनेक्टेड जो भी प्रिकॉशन है, मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइज यूज करना, बाहर से आए तो जहाँ तक हो सके नहाना, अपने आप को बढ़िया से वॉश करना, वो सब करे, लेकिन थोड़ा जल्दी उठे, और सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को रखें। क्योंकि जितना इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ खाने से हम लोगों का बढ़ता है, उससे ज़्यादा इम्यून सिस्टम हम लोगों को सूर्य से मिलता है। जो ब्रह्मांड हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वही ब्रह्मांड हर इंसान की, हर जीव की बॉडी के अंदर है। इसको समझे और नेचुरलिटी के अनुरूप अगर कार्य करेंगे तो ये ग्रह भी आपके अनुरूप चलेंगे। जय माता की मित्रों, आगे अगर इसी विषय को अगर आगे बढ़ाना है तो यह आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर मेरे को कमेंट करेंगे कि नहीं इसी विषय को और आगे बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा।